Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic uncertainty bearing and marginal productivity theory of profit. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मैंने आपसे टोटल 7 थ्योरीज के बारे में एक डिस्कशन किया था, जिसमें पहली थी रेंट थ्योरी, दूसरी थी वेज थ्योरी, द थर्ड वन रिस्क थ्योरी, फोर्थ वन डायनेमिक थ्योरी, फिफ्थ वन सम पीटर्स इनोवेशन थ्योरी, सिक्स्थ वन अनसर्टेनिटी थ्योरी एंड लास्ट वन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसमें से शुरू की 5 थ्योरीज मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। आज के लेक्चर में हम रेस्ट थ्योरीज यानी कि अनसर्टेनिटी बियरिंग और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सिक्स्थ थ्योरी एंड दिस इज द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस थ्योरी को अमेरिकन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ये जो थ्योरी बिल्डअप की गई थी नाइट के द्वारा, उसके लिए उन्होंने हॉलेज रिस्क बियरिंग थ्योरी को एक बेस बनाया। नाइट ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो हॉले ने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बोला कि 2 टाइप के रिस्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक तो होते हैं फॉरसिएबल रिस्क और दूसरे होते हैं अनफॉरसिएबल रिस्क। नाइट ने कहा कि जो अनफॉरसिएबल रिस्क हैं इसको हम अनसर्टेनिटी बियरिंग का नाम देते हैं। तो नाइट ने अपना व्यू थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया हॉले से और उन्होंने कहा कि जो अनफॉरसिएबल रिस्क है उसी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है वो फॉरसिएबल रिस्क को बियर नहीं करता है बल्कि अनफॉरसिएबल रिस्क को बियर करता है, जिसे अनसर्टेनिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने डिफ्रेंशिएट कहा जो इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल रिस्क हैं इनके बीच में एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन दिया उन्होंने। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं बिजनेस के अंदर जिनको प्रॉपर्ली मेजर किया जा सकता है और इनकी जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी है इसको भी स्टैटिस्टिकल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि द रिस्क ऑफ फायर, थेफ्ट, फ्लड, डेथ बाय एक्सीडेंट, ये इंश्योरेबल होते हैं। ये जो रिस्क होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बियर किए जाते हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर के द्वारा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इसके लिए प्रीमियम पे करता है, लेकिन उस प्रीमियम को आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर लेते हो। तो नाइट ने ये कहा कि जो फॉरसीन रिस्क होते हैं ये जेन्युइन इकोनॉमिक रिस्क नहीं है और इसी वजह से ये प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू नाइट, प्रॉफिट इज ड्यू टू नॉन इंश्योरेबल रिस्क और अनफॉरसिएबल रिस्क। केवल अनफॉरसिएबल या नॉन इंश्योरेबल रिस्क के लिए प्रॉफिट को प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नॉन इंश्योरेबल रिस्क को डिफाइन करा जो मॉडर्न बिजनेस में अराइज होते हैं। कौन कौन से हैं ये नॉन इंश्योरेबल रिस्क? सबसे पहला आता है इसके अंदर कॉम्पिटिटिव रिस्क, बिकॉज व्हेन द एंटरप्रेन्योर इज वर्किंग इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री, तो ड्यू टू द प्रॉफिट सिचुएशन न्यू फर्म्स एंटर इन द इंडस्ट्री, और इसकी वजह से होता क्या है कि मार्केट में एक सीरियस कॉम्पिटिशन छिड़ जाता है और इस सीरियस कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होता है, एक अनफॉरसिएबल रिस्क ऑटोमेटिकली अराइज होना शुरू हो जाता है। दूसरा था इसके अंदर, जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल रिस्क, क्योंकि मॉडर्न टाइम है, टेक्नोलॉजी की हो रही है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जो मशीनरी है उसके नई मशीनरी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से या नए नए इन्वेंशंस होने की वजह से ऑब्सोल्यूट होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म होती है वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को आसानी से अडॉप्ट कर सके और इसी वजह से वो लॉसेस को सफ़र करती है। तो ये भी आपका अनफॉरसिएबल रिस्क होता है। तीसरा है इसके अंदर, दैट इज़ रिस्क ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंट करती रहती है, गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को इम्पोज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अफेयर्स पर डिफरेंट टाइप के कंट्रोल फॉलो करना शुरू कर देती है, जैसे कि प्राइस कंट्रोल, टैक्स पॉलिसी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। इसकी वजह से जो फर्म का प्रॉफिट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपके अनफॉरसिएबल रिस्क होते हैं। तीसरा होता है इसके अंदर साइक्लिकल रिस्क। हर बिजनेस की अपनी एक साइकिल होती है, कभी रिसेशन की कंडीशन होती है और कभी बूम की सिचुएशन भी होती है। तो बिजनेस को हर तरीके के सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो जब रिसेशन की कंडीशन होती है या डिप्रेशन की कंडीशन होती है उस समय कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और इसी वजह से जो फर्म के प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो भी कम हो जाती है। ये रिस्क कैसा होता है, नॉन इंश्योरेबल रिस्क है या अनफॉरसिएबल रिस्क होता है। नाइट के अकॉर्डिंग इन सारे रिस्क को
हम रिस्क नहीं बल्कि अनसर्टेनिटीज़ का नाम देते हैं, क्योंकि इनके सर्टेन वे में अगर होने की प्रोबेबिलिटी को काउंट नहीं किया जा सकता स्टैटिस्टिकली, और इसी वजह से जो एंटरप्रेन्योर है वो इन अनसर्टेनिटीज़ को बियर करने की वजह से ही प्रॉफिट को अर्न करता है, क्योंकि ये रिस्क फोरसीन नहीं होते हैं और इनको प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया सकता है, ये नॉन इंश्योरेबल होते हैं, और इन्हीं अनसर्टेनिटीज़ को बियर करने की वजह से एंटरप्रेन्योर को एज अ रिवॉर्ड प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग। ग्रेटर द अनसर्टेनिटी बियरिंग द हायर द लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी मार्केट के अंदर, प्रॉफिट का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी को बियर करेगा उसका प्रॉफिट लेवल भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये कहना है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ क्रिटिसिज्म की विच आर रिलेटिंग टू द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या है ये क्रिटिसिज्म? सबसे पहली क्रिटिसिज्म है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वह अनसर्टेनिटी बियरिंग का रिवॉर्ड होता है, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं इसके रेफरेंस में वो ये कहती हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो केवल और केवल अनसर्टेनिटी बियरिंग के लिए ही प्रॉफिट अर्न नहीं करता है, बल्कि और भी फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट को अर्न करता है। दूसरी क्रिटिक्स इसके रेफरेंस से जो अनसर्टेनिटी बियरिंग है वो केवल और केवल इकलौता डिटरमिनेंट नहीं है प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के रेफरेंस में, बल्कि अदर एक्टिविटीज़ भी हैं एंटरप्रेन्योर की, जैसे कि इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, बार्गेनिंग, उनकी वजह से भी एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अर्न करता है। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया इसके क्रिटिक्स में, जो अनसर्टेनिटी है उसको कभी भी आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि इस थ्योरी में बताया गया है। नेक्स्ट क्रिटिक्स इसकी आई, जब हम मॉडर्न बिजनेस की बात करते हैं या मॉडर्न बिजनेस कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो यहाँ जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है दोनों क्या है, सेपरेट है। भाई शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, एक पब्लिक कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया, पब्लिक कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करते हो, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अंडर में एक टीम क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट की टीम क्रिएट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली रन करता है। तो यहाँ पर ओनरशिप और कंट्रोल दोनों क्या है, अलग अलग है। जो डिसीजन मेकिंग है वो सैलरीड मैनेजर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल भी करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ऑनरशिप केवल शेयर होल्डर्स के साथ में रहती है, जो अल्टीमेटली बिजनेस की अनसर्टेनिटी के रिस्क को बियर कर रहे होते हैं। लेकिन नाइट ने इन दोनों को अलग नहीं किया, उन्होंने ऑनरशिप और कंट्रोल को बिल्कुल भी अलग नहीं किया। इसी वजह से ये थ्योरी कैसी बन गई, अनरियलिस्टिक बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रेफरेंस में, जो अनसर्टेनिटी बियरिंग है उसको हम एक सेपरेट फैक्टर प्रोडक्शन के तौर पर नहीं देख सकते, जैसे कि लैंड, लेबर और कैपिटल। ये एक सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर पार्ट बन जाता है। इसको हम एक सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर नहीं देख सकते हैं, जैसा कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ में ऐसा होता है। और लास्ट क्रिटिक्स के रेफरेंस में जो मोनोपोली फॉर्म्स हैं उनका प्रॉफिट तो कहीं ज़्यादा होता है अपनी कॉम्पिटिंग फॉर्म्स के कंपेरिजन में, और ये अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं होता है बल्कि उनकी मोनोपोली पावर की वजह से होता है। तो यहाँ तो ये प्रॉफिट कौन कर रही है जबकि मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो थ्योरी है उसने मोनोपोली प्रॉफिट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा, उसको किसी भी तरीके से अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया। ये भी एक इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म रही। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट थ्योरी एंड दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। क्या कहना है इस थ्योरी का? The general theory of distribution is also applied to the factor entrepreneur. According to Professor Chapman, profits are equal to the marginal worth of the entrepreneur and are determined by the marginal productivity of the entrepreneur. When the marginal productivity is high, profits will be high. तो डिस्ट्रीब्यूशन की एक जनरल थ्योरी को हम एंटरप्रेन्योर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो फैक्टर्स की एक जनरल थ्योरी है, और इस थ्योरी को हम एज इट इज़ एंटरप्रेन्योर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थ्योरी चैपमैन के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, और इनके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट्स होते हैं वो एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होते हैं। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंटरप्रेन्योर की हाई है तो उस केस में उसका प्रॉफिट भी हाई होगा, अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो उसका प्रॉफिट भी कम होगा। ये कहना है इस पर्टिकुलर
थ्योरी का। जब हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम इसको एक पर्टिकुलर फैक्टर के डिमांड कर्व से डिफाइन करते हैं और वो कहलाता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, जिसे हम एंटरप्रेन्योर के डिमांड कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, जब मार्केट में नई नई फर्म्स एंटर करती चली जाती हैं, मोर एंड मोर फर्म्स एंटर करती चली जाती हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब क्योंकि एमआरके कर्व का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। तो फर्म में एंटरप्रेन्योर्स की क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती चली जाती है और इसी वजह से उनका प्रॉफिट भी क्या होता है, लगातार कम होता चला जाता है। क्योंकि सप्लाई कर्व क्या होता है एंटरप्रेन्योर्स का, परफेक्टली इलास्टिक होता है और जो डिमांड कर्व है वो है आपका डाउनवर्ड। तो अगर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और उस सिचुएशन में जिस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दैट इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब हम आगे बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म की। क्या क्या क्रिटिसिज्म है इसकी। दिस थ्योरी इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करना ये बहुत टिपिकल टास्क है। तो फिर आप प्रॉपरली उसके प्रॉफिट को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरी कैटेगरी इसके रेफरेंस में जैसे कि आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, वो मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर्स के कंपैरिजन में किसी भी फर्म में केवल एक ही तो एंटरप्रेन्योर होगा। अगर एक फर्म की बात करेंगे तो एक फर्म में केवल एक ही तो एंटरप्रेन्योर होगा। लेबर बहुत सारी हो सकती है, कैपिटल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, लैंड की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर तो केवल एक ही होगा। तो प्रैक्टिकल बेसिस पर आप एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तीसरा क्रिटिक्स दिया गया इसके रेफरेंस में, ये जो थ्योरी है वो एंटरप्रेन्योरशिप की होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी एफिशिएंसी में अलग अलग होते हैं। किसी की एफिशिएंसी हाई लेवल की होती है, किसी एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी कम भी होती है, किसी की एवरेज भी होती है। तो इसका मतलब हम सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए केवल और केवल एक ही सिंगल मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हर एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी अलग होती है, इसी वजह से हर एंटरप्रेन्योर की जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग अलग होगी। तो इसी वजह से प्रॉफिट को एक्यूरेटली डिटरमाइन करने में ये थ्योरी फेल हो जाती है। अगला इसमें क्रिटिक्स है इसकी, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करने में भी फेल है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी कभी वाइनफॉल अर्निंग या चांस गेंस को कैसे बना लेता है, या फिर जो मोनोपोली प्रॉफिट्स हैं उसको किस तरह से अर्न कर लेता है। इसको भी ये थ्योरी बता पाने में कामयाब नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्रिटिक्स, ये एक वन साइडेड थ्योरी है विच टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड नेग्लेक्ट सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। केवल डिमांड साइड को कंसीडर करते हुए प्रॉफिट्स को डिफाइन करती है ये, जबकि सप्लाई साइड को कंसीडर नहीं करती है। इसके साथ साथ लास्ट क्रिटिक है इसके रेफरेंस में, ये एक स्टैटिक थ्योरी है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने डायनेमिक नेचर की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, जो कि इस थ्योरी में नहीं बताया गया। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्रिटिक्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।